Good morning, dear students. Now, dear students, maybe you are all fine. Dear students, last time हमने एसएसटी क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 2 पार्ट्स में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टोरी को जाना था। हिस्ट्री में मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी चैप्टर को समझना है तो उसकी स्टोरी को अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो ऑटोमेटिक ही कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉफिट देगा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमारे साथ क्या हुआ था कि हमने पार्ट 1 में ये जाना था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत क्यों हुई थी, किस पर्पज से हुई थी। इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और हम उन टॉपिकों के थ्रू किस टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने लुइस 16 के बारे में जाना था कि वो कैसे उभरता हुआ फ्रांस में आया, कैसे उसने 20 ईयर ओल्ड की उम्र में ही अपने आप को फ्रांस का राजा बनाया और उसके बाद उसने शादी करी। शादी करने के बाद उसको पता लगा कि उसका जो राजकोष है वो बिल्कुल खाली हो चुका है। अब वो क्या करेगा उस बारे में हम डिस्कस आज अपने पार्ट 3 में करेंगे। उस स्टोरी को समझेंगे कि क्यों लोगों ने विद्रोह किया, क्यों ऐसी कंडीशंस आ गई जिससे कहीं ना कहीं फ्रांस की जो जनता थी, जो थर्ड स्टेट थे, वो लोगों ने अपनी सोच को बदल दिया। बदलने का कारण आपको पता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। मैं प्रीवियस वीडियो के थ्रू आपको बता देता हूं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो फादर्स थे वो लोग टॉप कैटेगरी के थे, सेकंड पे जो किंग्स थे और किंग के जो रिलेशन वाले थे वो सेकंड पे थे, और जो थर्ड, जो सबसे वीक, सबसे कमजोर लोग थे, गरीब लोग थे, उन लोगों से ही टैक्स वसूला जाता था। इसीलिए कहीं ना कहीं उनके दिमाग में निगेटिविटी आने लग गई थी और वो राजा के खिलाफ हो गए थे। तो हम आज ये जानेंगे कि ये सब हुआ क्यों, किस पर्पज से हो गया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लुइस 16 का राजकोष खाली हो गया। तो टॉपिक लिखा है रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी, यानी कि आखिर उनका राजकोष खाली हुआ क्यों, उसका रीजन क्या था। फर्स्ट है मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वीकेंड कोर्ट एट द इमोस पैलेस। मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि वहां पर एक बहुत बड़ा पैलेस था जिसकी मेंटेनेंस करनी होती थी, और उस मेंटेनेंस में जो खर्चा होता था वो कई करोड़ों से ऊपर चले जाता था। काफी सारी धनराशि देश की उसकी खाली मेंटेनेंस में लग जाती थी। सफाई करवाइए, वहां पर जो आपने व्यवस्थाएं की उन व्यवस्थाओं को मेंटेन कीजिए, जो लोग वहां पर रहने आ रहे हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था कीजिए, जो राजा के परिचित हैं या अदर कंट्री से जो मेहमान आ रहे हैं उन सबके लिए मतलब एक पैलेस बनाया हुआ था। तो उस पर बहुत अधिकता से ज्यादा खर्चा हो रहा था। सेकेंड था लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, लंबे समय से युद्ध। किसके साथ चल रहा था, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रिटेन फ्रांस का दुश्मन था और कहीं ना कहीं वो इस कोशिश में लगा हुआ था कि वो फ्रांस को अपना गुलाम बना ले। और कहीं ना कहीं ब्रिटेन क्या कहते, फ्रांस से भी ब्रिटेन से लड़ रहा था कि हम तुम्हें अपने देश को गुलाम होने नहीं देंगे, क्योंकि वहीं पर नियरेस्ट जो कंट्री थी यूएसए, वो पहले से ब्रिटेन के अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई थी। जैसे आपको पता है, आप लोगों ने वर्ल्ड मैप देखा होगा, ये आपका ब्रिटेन है, उसी के बगल पे फ्रांस और इधर आपका यूएसए है, आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन था वो फ्रांस पर अटैक करना चाहता था, लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले से ही यूएसए को अपना गुलाम बना चुका था। लंबे समय से युद्ध चल रहा था और कहीं ना कहीं जो उनके पास रिसोर्सेस थे, जो उनके राजकोष में पैसा था, वो खत्म हो गया था। और होना स्वाभाविक है, आर्मी को आपको पैसा देना है, आपको गन्स वगैरह लेनी है, आपको तोपे लेनी है, आपको ऐसे संसाधन चाहिए जिनसे मतलब उनको एनर्जी मिल सके, जो आपके आर्मीज वाले उनको ड्रेसअप मिल सके, सारी सुविधाएं मिल सके, तभी तो वो युद्ध लड़ने जाएंगे। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं राजकोष खत्म हो रहा था। थर्ड था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। सबसे बड़ी बात, जो मैंने आपके सामने छोटा सा मैप बनाया, इसमें आप ध्यान रखना, आप चाहें तो वर्ल्ड मैप में देखना कि अमेरिकन इंडिपेंडेंट चाहता था कहीं ना कहीं, जैसे हमारा भारत देश था इंडिपेंडेंट चाहता था, ऐसे ही अमेरिका भी चाहता था और वो उसे युद्ध लड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं फ्रांस ने क्या किया, इसके साथ दोस्ती कर ली। किसके, फ्रांस के साथ, यानी कि कॉमन एनिमी। उनके दुश्मन दोनों के कौन था, ब्रिटेन था। तो अब फ्रांस के दिमाग में क्या है कि अगर हम अमेरिका को इंडिपेंडेंट दिला दे, स्वतंत्रता दिला देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका वो बाद में हमारा सपोर्ट करेगा,
क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो फिर वो फ्रांस के सपोर्ट में आ जाएगा, तो फिर ब्रिटेन से वो लड़ सकता है। अब उसने क्या किया, अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए अपने राजकोष में से पैसा देना शुरू कर लिया। और थोड़ी गलती ये कर बैठा कि उसने अदर कंट्रीज से भी लोन ले लिया, क्योंकि भाई उसके पास खुद तो पैसा था नहीं, वो कहां से करता। वो अगर किसी से टैक्स वसूलता भी था तो सिर्फ वो एक ही स्टेट थी, वो भी थर्ड स्टेट, जो गरीब थे, और गरीब लोगों से पैसा वसूल पाना पॉसिबल नहीं था। कितना वसूलोगे आप, क्योंकि उनके पास तो खुद ही एक रोटी है, उस एक रोटी में से वो कितना दे पाएंगे, आपको एक टुकड़ा तो दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी राजकोष को भर नहीं पा रहा था, तो इस वजह से भी राजकोष खत्म होने लग गया। नेक्स्ट था हाई इंटरेस्ट एंड लोन। अब जिन देशों से उन्होंने लोन ले रखा था, उन देशों ने क्या किया, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने उनके लोन में इंटरेस्ट बढ़ा दिया। उन्होंने कहा भाई साहब, अगर आप लोग कहीं ना कहीं हमसे लोन ले रहे हैं और इतना टाइम लगा रहे हो हमारे लोन को वापस करने में, तो आप जितना ज्यादा लेट करेंगे उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। तो वो लोग इंटरेस्ट ही चुकाने में रह गए, जो गरीबों से वो वसूल रहे थे। वो सारा का सारा पैसा अदर कंट्रीज ले जाने लगी। नेक्स्ट था रेगुलर एक्सपेंसेस। ऐसा अगर कहीं ना कहीं आप अपने देश को टॉप लेवल पे ले जाना चाह रहे हो, अपने देश को किसी दूसरे देश के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आपने आर्मी ले रखी है, गवर्नमेंट है आपकी, ऑफिसेज है, तो आर्मी में जो सोल्जर्स हैं उनकी जो इनकम है वो तो आपसे ही है। क्या उनको सैलरी दोगे? उनको सैलरी देनी है। गवर्नमेंट बना रखी है आपने, गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनको भी सैलरी देनी है। ऑफिसेज है, ऑफिसेज में हर रिसोर्सेज रखने हैं आपको, तभी तो आप अदर कंट्रीज के बारे में ये देख सकेंगे कि हमारी कंट्री उन कंट्री के मुकाबले कितनी पीछे या आगे चल रही है। तो इन लोगों को सैलरी प्रोवाइड करनी थी, कैसे करते? इसी राजकोष से पैसा दिया जा रहा था। नेक्स्ट था टैक्स वाज पेड ओनली बाय थर्ड स्टेट। मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले इस टॉपिक को क्लियर किया था कि ये लोग सिर्फ किससे वसूल रहे थे? थर्ड स्टेट वालों से, जिसके बारे में हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि वही थर्ड स्टेट से जो सबसे ज्यादा गरीब लोग थे। और हर इंसान, या राजा हो या कोई बड़ी गवर्नमेंट हो, वो अधिकतर मिडिल क्लास या उससे नीचे के लोगों से ही टैक्स वसूलने की ज्यादा कोशिश करती है, क्योंकि ज्यादा अमीरों के साथ तो वो लोन देने की कोशिश करती है उनको, ताकि वो देश की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। गरीब नहीं सुधार सकता, ये उनकी दिमाग वहां सोच, मतलब उनकी वहीं तक थी कि उनको सिर्फ थर्ड स्टेट वालों से ही पैसा वसूलना है, धनराशि निकालनी। तो कहीं ना कहीं ये जो मेन रीजन है, इन्हीं रीजन की वजह से फ्रांस की जो इकोनॉमी थी वो तो डाउन हुई हुई, साथ में रिवॉल्ट स्टार्ट होने की कंडीशन भी यहीं से स्टार्ट होने लगी थी। राजकोष खत्म हो गया, अब हालात बिगड़ गए देश के। तो अब उन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेट के लोगों से पैसा वसूलना किया, और थर्ड स्टेट के पहले से ही कमजोर थे और उनको और ज्यादा कमजोर कर दिया। अब उनको बिल्कुल ही जो निगेटिविटी थी वो उनकी आसमान चढ़ने लग गई। तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपका इसी टॉपिक से बनेगा कि क्या रीजंस थे कि रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। तो अगर मे बी आप इसको जब पढ़ेंगे, रीड करेंगे इस चैप्टर को थोड़ा और बारीकी से, तो आपको ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आता है, तो अगर आप इनको ही हेडिंग्स बना के इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बढ़िया हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ वो कैसे आगे इतना बढ़ गया कि फ्रांस में क्रांति आनी स्टार्ट होगी। तो थैंक यू सो मच डियर।